रूस एक शक्ति का केंद्र है 21वीं सदी में। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकली रूस की क्या सिग्निफिकेंस थी और प्रेजेंट में रूस की क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसकी नेचर के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। रूस मुख्यतः दो महाद्वीपों के बीच है, एक को यूरोप कहते हैं और दूसरे को एशिया। यूरोप और एशिया। तो इंडिया के जस्ट नॉर्थ में हम जाएंगे चाइना, कजाकिस्तान और रशिया, या फिर चाइना के जस्ट नॉर्थ में मंगोलिया और मंगोलिया से ऊपर रशिया। तो रूस दुनिया का जियोग्राफिकली भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन किस देश के पास है, तो रूस के पास है। तो ज़मीन के मामले में रूस दुनिया का सबसे नंबर 1 का देश है। 1991 तक इसको सोवियत संघ कहा जाता था, जो कि 1922 में बना था। 1917 में रूस की क्रांति भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि प्रथम साम्यवादी क्रांति थी। कार्ल मार्क्स के विचारों को ज़मीन पे उतारने वाला पहला देश कौन था? रूस था। 1922 में सोवियत संघ बन जाता है। सोवियत संघ ये कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को मिलाकर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलाकर, जैसे यूक्रेन भी इसका पार्ट था, जॉर्जिया भी इसका पार्ट था, तो इन देशों को मिलाकर इसके कुछ 15 हिस्से हुआ करते थे। और 1991 में आके ये 15 हिस्सों में टूट जाता है और उनमें से एक बचता है रूस। तो इसी के बारे में आज हम डील कर रहे हैं, रूस के बारे में, रशिया के बारे में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो स्कॉलर हैं वो अक्सर इस बात को डिस्कस करते हैं कि जब किसी महाशक्ति का अंत हो जाता है, या किसी एक ऐसी एंटिटी का अंत हो जाता है, एक ऐसे देश का अंत हो जाता है जिसको एक टाइम पे दुनिया बहुत बड़ी शक्ति मान रहा था, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो इसका इतिहास यदि हम ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखें, तो उस समय 2 एम्पायर पाए जाते थे, 2 बड़े साम्राज्य पाए जाते थे, जिनका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर मुख्यतः साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर पाया जाता था। आज के टाइम में ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 देश हैं। उस समय इसको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर कहा जाता था, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कहा जाता था, जिसको हम्बसबर्ग एम्पायर भी कहते हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने तक ओटोमन भी एक एम्पायर था, जो मुख्यतः वेस्ट एशिया के देशों को मिलाकर और कुछ अफ्रीकन देशों को मिलाकर बनता था। तो ये एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, दोनों एम्पायर बहुत बड़े एम्पायर थे। और पहले विश्व युद्ध में ये दोनों दोस्त बनकर लड़ते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और इनका एक दोस्त जर्मनी भी था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर, ये तीनों दोस्त बनते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और ये लड़ते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, देन फ्रांस के खिलाफ। इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो दोनों दोस्त होते हैं। इनफैक्ट इटली भी इनका दोस्त होता है प्रथम विश्व युद्ध में। और अमेरिका 1917 में आ जाता है इस लड़ाई में। तो ये 2 धड़े आपस में लड़ रहे थे, 2 गुट बन जाते हैं, जिसके कारण पहला विश्व युद्ध होता है। और जैसे ही पहले विश्व युद्ध का अंत 1918 में होता है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हार जाता है और ओटोमन एम्पायर भी हार जाता है। दोनों एम्पायर हार जाते हैं। और ये जो मित्र राष्ट्र थे, ये सोचते हैं कि अब भविष्य में शांति कैसे निर्मित होगी, तो इसके लिए इनके द्वारा इन 2 बड़े साम्राज्यों को तोड़ दिया जाता है और इनकी जगह छोटे छोटे देश बनाए जाते हैं। और जो साउथ ईस्ट ये वाला जो हिस्सा है, जिसको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे देशों में ये बंट जाता है। 1918 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत दिया गया था, आत्म निर्धारण का सिद्धांत दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वह किसी साम्राज्य के अंदर रहते हैं, उनको अपनी सरकार बनाने का अधिकार है। तो इसी के तहत यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होता है, जिसको बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ये वाला जो एरिया था, इसको बाल्कन एरिया कहा जाता है। बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप का मतलब है कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूट जाता है, तो ये छोटे छोटे हिस्सों में बन जाता है। इसी को बाल्कनाइजेशन ऑफ द यूरोप कहा जाता है। तो ये 2 बड़े एम्पायर टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में केवल सोवियत संघ की डिसइंटीग्रेशन हुई और दुनिया के अंदर से एक महाशक्ति विलुप्त हो गई। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान ये होता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था।
ये लड़ाई भी मुख्यतः यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा लड़ी गई थी, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान एक एशिया की कंट्री थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, ये वाले देश थे। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जो नियंत्रण इंग्लैंड का दुनिया के दूसरे देशों में था, जिसको आप उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश इन्होंने बनाए थे, जिन देशों को गुलाम बनाया था, इंग्लैंड कमज़ोर पड़ जाता है। तो अब इंग्लैंड बोलता है कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम जिन देशों को हमने गुलाम बनाया वहाँ पर अपना शासन चला सकें। तो एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि आर.सी. मजूमदार हैं। एक किताब पढ़िएगा आप, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की किताब, तो उसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे लाइक महात्मा गांधी, उनके कारण आज़ादी मिली है, बल्कि आज़ादी कैसे मिली है। उस समय एक तो जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो उपनिवेश बनाने वाले जो देश थे, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, हम इन देशों में शासन नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। जिन देशों को गुलाम बनाया था उनको आज़ाद करना शुरू कर दिया। तो पहली तो बात क्या थी, इनकी हैसियत अब नहीं रही थी। तो इसी के कारण जो एक बड़ी पावर इंग्लैंड माना जाता था वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो एक इंग्लैंड जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर माना जाता था एक दौर में, अब उसका भी अंत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सोवियत संघ का अंत हुआ तो एक ही महाशक्ति हमें देखने को मिलती है, ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि जब किसी महाशक्ति का अंत होता है, जैसे कि सोवियत संघ का, मुख्य यहाँ पर बात हो रही है सोवियत संघ की। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस प्रकार से जो बड़ी शक्तियाँ मानी जाती थी उनका अंत हो जाता है, ओटोमन एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूरोपियन पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स जिनको कहा जाता है, जिसमें फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है, इन देशों के द्वारा तीसरी दुनिया में जो उपनिवेश बनाए गए थे अफ्रीका और एशिया के देशों में, वो उपनिवेश इनके द्वारा धीरे धीरे छोड़ दिए जाते हैं और लगभग 1990 तक दुनिया के सारे देश आज़ाद हो जाते हैं। तो जो वर्चस्व इन देशों का था वो भी ख़त्म हो जाता है। 1991 में सोवियत संघ का जो वर्चस्व बना था वो भी समाप्त हो जाता है और अब सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया अलग हो जाता है। अब इस रशिया के आगे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसे पहला चैलेंज था कि जो सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार थे वो किसके पास जाएंगे। अब ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रॉपर्टी 15 भाइयों में बंट गई है, तो वो जो हथियार है वो किसके पास जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था। तो रशिया ने बोला कि हमारी जो टेरिटरी है वो काफ़ी बड़ी है और जो हम अपनी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं सोवियत संघ के साथ, इसलिए जितने भी जो परमाणु हथियार है वो हमारे हाथ में रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। तो सारे के सारे परमाणु हथियार किसको दे दिए गए, रशिया को। बाकी जो 14 हिस्से थे उनको किसी को भी परमाणु हथियार नहीं दिए गए, चाहे वो जॉर्जिया था, यूक्रेन था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी, उनको परमाणु हथियार नहीं दिए, बल्कि किसको दिए, रशिया को। ये रशिया के हाथ में रहेंगे और रशिया इस बात को तय करेगा कि ये जो परमाणु हथियार है वह किसी दूसरे राज्य के पास ना चले जाएं, गलत हाथों में ना चले जाएं, ताकि वह उसका मिसयूज़ करें। तो रशिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना गया, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना गया कि यदि रशिया के अंदर जो परमाणु हथियार है उनका दुरुपयोग होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, रशिया होगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी देश जो हैं वह अमेरिका, इंग्लैंड एंड फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इससे पहले सोवियत संघ था, स्थायी मेंबर था सोवियत संघ। अब सोवियत संघ की सदस्यता किसको दे दी गई, रशिया को। ये सदस्यता भी रशिया को देगी। P5 कंट्रीज़ इनको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परमानेंट मेंबर होते हैं। परमाणु हथियार भी इनको दे दिए गए और P5 कंट्रीज़ में भी इनको इंक्लूड किया गया। तो पहला चैलेंज था कि जो परमाणु हथियार दिए गए हैं उनको कैसे संभाल के रखा जाएगा। आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग जो परमाणु हथियार है वह रशिया के पास है। और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर भी ऐसा हुआ था कि रशिया के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा परमाणु हथियार बना लिए थे। तो जब मैं यहाँ पे रशिया या सोवियत संघ यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब इंटरचेंजेबली आप समझ सकते हैं कि रशिया की जगह सोवियत संघ और सोवियत संघ की जगह रशिया। हालांकि 1991 के बाद रशिया ही मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है। दूसरा चैलेंज आता है, सोवियत संघ टूट जाता है। इसमें इसके 2 हिस्से थे, 15 हिस्सों में से 2 हिस्से थे, यूक्रेन और जॉर्जिया। 2 हिस्से थे, सोवियत संघ के 2 हिस्से थे,
दूसरा चैलेंज था यूक्रेन और जॉर्जिया, ये भी टूट जाते हैं। ये ब्लैक सी के एक नॉर्थ में पाया जाता है और एक ईस्ट में पाया जाता है, तो ये अलग से हिस्से बन जाते हैं। इनमें करीब करीब 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ दो स्थानों पे कम से कम 2.5 करोड़ रशियन यहाँ पे रहते थे। अब रशिया ने बोला कि ये जो पॉपुलेशन है वो रशियन पॉपुलेशन है, इसलिए इनको ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा या इनका जीवन स्तर कैसा वहाँ पे होगा, उस बात की चिंता रशिया को हुई। और रशिया ने ये बोला कि ये वाला हिस्सा भी हमारा है जो कि हमसे छीन लिया गया है, या जॉर्जिया। तो शुरू से ही रशिया के द्वारा जब से इसका विघटन हुआ है सोवियत संघ का, तब से इन हिस्सों के ऊपर दावा किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा माना गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रशियन लोग रहते हैं। इसी के साथ एक चैलेंज ये आया कि जब रशिया इस बात की चिंता करेगा कि यूक्रेन और जॉर्जिया में जो रशियंस रह रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जितने या फिर पोलैंड, जितने भी ये देश हैं, ये रशिया के साथ कैसे डील करेंगे, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यूक्रेन के फेवर में है और जॉर्जिया के फेवर में है कि ये सेपरेट एंटिटीज़ है और उनको सेपरेट ही रहना दिए जाए। इसमें सोवियत संघ या फिर रशिया के द्वारा किसी भी प्रकार की इंटरवेंशन अब नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई दूसरा चैलेंज ये आता है। और ये चैलेंज आज के टाइम में देखो कितना बढ़ जाता है। ये चैलेंज इतना बढ़ जाता है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करना पड़ा और कम से कम 2-2.5 साल हो गए इस लड़ाई को लगे हुए। तीसरा चैलेंज आता है रशिया के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत किया गया। इससे पहले रशिया जो कि सोवियत संघ कहलाता था, इसकी अर्थव्यवस्था केंद्रीयकृत थी। इसमें योजनाएं बनाकर किसी भी प्रकार की इनिशिएटिव लिए जाते थे। इसमें सभी लोगों को रोज़गार मिला हुआ था जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता था। तो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था थी, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी। जितने भी जो उद्योग थे सरकार के हाथ में थे, सभी लोगों को रोज़गार का अधिकार था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था रशिया के द्वारा अपनाई जाती है, जिसको बोलते हैं उदारीकरण की नीतियाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि दुनिया के अंदर एकमात्र महाशक्ति बचती है वो है अमेरिका, और अमेरिका की जो नीतियां थी अब बाकी दुनिया के देशों के द्वारा भी वही फॉलो करी जाती है। तो हमने पाया होगा कि इंडिया के द्वारा भी उसी समय अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत किया गया था 1991 में। सो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो सोवियत संघ के प्रभाव में थी, जिनको हम पूर्वी यूरोप के देश कहते हैं, और उसके अलावा जो सोवियत संघ के हिस्से थे, इन सभी हिस्सों में और रशिया में भी उदारीकृत अर्थव्यवस्थाएं अपनाई गई कि अब सरकार का अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। सरकार उद्योगों को नहीं चलाएगी, सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक प्लानिंग नहीं करी जाएगी, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करी जाएगी, आर्थिक योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। रोज़गार जो है वो लोग सरकार से नहीं बल्कि मार्केट में लेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी लोग उसको लेंगे। और जो अर्थव्यवस्था है वहाँ डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर चलेगी, मांग और आपूर्ति के प्रिंसिपल पे चलेगी। लोगों का जितना टैलेंट होगा वो जितना मर्जी अर्जित कर सकता है। पुरानी इंडस्ट्रीज़ जो सोवियत संघ में बहुत मुख्य मानी जाती थी, अब वो पुरानी हो चुकी थी। इसके स्थान पर नई इंडस्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया गया नई नीति के द्वारा। तो ये एज्यूम किया गया था कि पश्चिमी देशों की तरह जब अर्थव्यवस्था को उदारीकृत कर दिया जाएगा तो रशिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो जाएगी, पर वो अच्छी नहीं हुई, बजाय इसके कि वह ख़राब हुई। 1998 में 1998 में रशिया के अंदर एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आता है, वित्तीय संकट आता है, जिसमें आम लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और उस समय रशिया के रूस के जो राष्ट्रपति थे बोरिस जेल्त्सिन थे। उसके कारण जब वित्तीय संकट रूस के अंदर आया तो उनका काफ़ी विरोध किया गया। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी कम हो जाती है और विदिन अ ईयर, एक साल के अंदर उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। और एक साल के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो पुतिन बनते हैं, जो आज के टाइम में भी रशिया के राष्ट्रपति हैं। पुतिन जो था वो काफ़ी अमीर था। पुतिन के द्वारा रशिया के अंदर जो अमीर लोग थे उनको कम करने की कोई कोशिश नहीं करी गई, और उसने अमीर लोगों से केवल एक ही आग्रह किया
कि जो भी वो कर रहे हैं उसका साथ दीजिए। पुतिन ने क्या बोला कि मैं किसी अमीर आदमी का विरोध नहीं करता, बट जो भी मैं करूँगा मेरा विरोध मत करना। तो इसमें जिन लोगों ने पुतिन का साथ दिया उनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट जिन लोगों ने व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया उनको या तो जेल में डाल दिया गया, या तो देश निकाला दे दिया गया। इनमें से 2 व्यक्ति काफ़ी फेमस हैं। खोदोरकोवस्की, ये रशिया का एक काफ़ी अमीर व्यक्ति था। इनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि ये पुतिन के विचारों से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, पुतिन का साथ नहीं दे रहे थे। एक थे बैरोजोवस्की, इनको देश निकाला दे दिया गया, एग्जाइल। पुतिन के द्वारा भी जो ओपोजिशन थी उसको कुचल दिया गया, और पुतिन के द्वारा कहा गया कि जो एक समय पे स्थान सोवियत संघ को हासिल था वहाँ रशिया को द्वारा फिर से होगा। पुतिन के द्वारा कहा गया कि सोवियत संघ का विघटन एक दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और फिर से उस प्राइड को रिस्टोर करने का प्रयास किया जाएगा। उसने बोला कि बेशक हम उतना बड़ा सोवियत संघ ना बना पाएँ, उतना बड़ा रशिया ना बना पाएँ जो पुराने समय में था, परंतु इस बात का भी पुतिन के द्वारा दावा किया गया कि दुनिया का कोई दूसरा देश रशिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार नहीं चला सकता, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार काम करेंगे। और पुतिन ने यह भी कहा कि जो रशिया के अंदर अमीर लोग हैं वो केवल अपनी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि उनसे ये भी पूछा जाएगा जो अमीर लोग हैं रशिया के अंदर कि वह रशिया के लिए क्या कर सकते हैं। और जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई गई थी रशिया के द्वारा, उन आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को पुतिन के द्वारा चेंज कर दिया जाता है और अब अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो सिंपल सी बात में यदि हम बात करें तो 1999 में बोरिस जेल्त्सिन की जगह व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, और व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो अमीर लोग थे, अमीर लोग कौन हो गए वहाँ पे, जिनको आर्थिक उदारीकरण होने से फ़ायदा हुआ था, जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक बन गए थे वो अमीर व्यक्ति थे। और पुतिन जैसे ही सत्ता में आते हैं और कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनको मेरा साथ देना चाहिए और अमीर व्यक्तियों को देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ना केवल अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है बल्कि देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। इसलिए पुतिन ने बोला कि मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ चेक्स लगाऊंगा, कुछ प्रतिबंध लगाऊंगा, मैं अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे तरीके से ओपन नहीं कर सकता। जिन अमीर लोगों ने, जिन इंडस्ट्रियलाइज लोगों ने, जिन कैपिटलिस्ट लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने पुतिन का साथ दिया, उनके साथ तो पुतिन का बर्ताव अच्छा रहा, परंतु जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको पुतिन के द्वारा या तो जेल में डाल दिया गया या तो देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि हम सोवियत संघ जितना बड़ा साम्राज्य तो नहीं बना पाएंगे, बट हम अपने आप को इस लेवल तक कंसोलिडेट कर लेंगे कि हमें दूसरे देशों की टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार काम ना करना पड़े, उन देशों की के द्वारा जो कहा जाएगा उसके अनुसार काम ना करना पड़े, बल्कि हम अपने देश की जो तरक्की है वो अपने तरीके से करेंगे। इसके अलावा ये तो रही थी आर्थिक नीतियों की बात, इसके अलावा जो डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया था, एक और कोशिश हुई थी सोवियत संघ के बाद, वो थी डेमोक्रेसी लाने की। तो 1992 में जैसे ही आर्थिक सुधार लाए गए वैसे ही रशिया के अंदर लोकतंत्र भी लाया गया था। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अब केवल एक पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती, बल्कि मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़ को अलो कर दिया गया कि व्यक्ति अपनी पार्टीज़ बना सकते हैं, अपने दल बना सकते हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी पार्टीज़ वहाँ पे बनती है और वहाँ पे चुनाव होते हैं। जैसे ही पुतिन आते हैं 1999 में, उनके द्वारा लोकतंत्र की धारणा को भी चेंज किया जाता है, जिसमें बाहरी रूप से तो लगा कि रशिया एक लोकतंत्र है। बाहरी रूप का मतलब क्या है कि दुनिया के दूसरे देशों को लग रहा है कि रशिया में बहुत सारे जो दल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, 5 साल बाद चुनाव होते हैं और वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो बाहर की दुनिया को ऐसा ही लगता है, पर आंतरिक रूप से आंतरिक इंटरनल डेमोक्रेसी को इनके द्वारा वीक किया गया। कैसे किया गया कि वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे, उनके ऊपर कंट्रोल लगाया गया व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छाप सकते जो सरकार के ख़िलाफ़ है।
दूसरा, जो चुनाव होते हैं उसमें हेराफेरी करी गई। उसके जो ऑफिशियल है वो ऐसे लोग तैनात किए जाएंगे चुनाव के दौरान जो पुतिन का समर्थन करेंगे। तो इसलिए आप पाते होंगे कि 1999 से लेकर आज तक व्लादिमीर पुतिन ही वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो क्या उनका किसी ने विरोध नहीं किया होगा? क्या लोग उनसे इतने खुश थे कि उन्हीं को बार बार जिताते गए? तो इसको बोलते हैं कि आंतरिक रूप से देश के अंदर का जो लोकतंत्र है उसको उन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया। तो बाहरी रूप से तो लोकतंत्र दिखाई देता है, परंतु आंतरिक रूप से लोकतंत्र नहीं दिखता है। जिसमें जो संसद रूस की थी उसकी स्वतंत्रता ख़त्म कर दी जाती है। फ्री मीडिया को ख़त्म कर दिया जाता है। अब मीडिया कुछ भी नहीं छाप सकती सरकार के खिलाफ। तो जैसे ही रशिया के द्वारा अर्थव्यवस्था में पुतिन के नेतृत्व में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया और इसी के साथ देश के अंदर की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उनको कमज़ोर करना शुरू कर दिया जाता है, तो ये खबर वेस्ट के देशों तक पहुंचती है। वेस्ट के देशों का मतलब है अमेरिका तक पहुंचती है, यूनाइटेड किंगडम तक पहुंचती है। और यहाँ पर भी बात उठना शुरू हो जाती है कि जिस प्रकार से सोवियत संघ के द्वारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं किया जाता था, वैसे अब रशिया ने भी करना शुरू कर दी है। जिस प्रकार से सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी सरकार के द्वारा चलाई जाती थी, सरकार के द्वारा नियंत्रित करी जाती थी, वैसे ही रशिया के द्वारा भी व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में करना शुरू कर दिया गया। परंतु वेस्ट के इन देशों ने, पश्चिमी देशों ने इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। उसके कुछ कारण हैं कि उन्होंने नज़रअंदाज क्यों किया। क्योंकि इन देशों ने बोला कि हमें रशिया के साथ, रूस के साथ सहयोग करना है। ये हमारा इतिहास में एक लंबे समय तक दुश्मन रहा है, अब हमें इसे दोस्त बनाना है और दोस्त की तरह काम करना है। हमें इसके साथ बिगाड़नी नहीं है। तो क्यों नहीं बिगाड़नी है, इसके कुछ कारण हैं। एक कारण बताया जाता है कि यूरोप की कंट्रीज़ रूस से ऑयल और गैस इंपोर्ट करती थी, पेट्रोल, डीजल एंड गैस ये इंपोर्ट करती थी। एक कारण ये बताया जाता है कि यदि ये रशिया के आर्थिक जो कंट्रोल है, जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, और रशिया के अंदर कमज़ोर हो रहे लोकतंत्र के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो रशिया शायद इनसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए पहला कारण क्या है कि एक तो ये ऑयल और गैस वहाँ से इंपोर्ट करते थे, और दूसरा कारण ये माना गया कि रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी काफ़ी थी। रशिया के लोग व्लादिमीर पुतिन को एक देवता की तरह उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि अब हमें इस संकट से बाहर कौन निकालेगा, व्लादिमीर पुतिन निकालेगा। तो लोकतंत्र में एक डेमोगोग वर्ड यूज़ किया जाता है, डेमोगोग, ठीक है, जिसकी हिंदी की ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूंगा। डेमोगोग का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को एक जादू की छड़ी दिखाता है। डेमोगोग हमेशा ही लोकतंत्र में पाया जाता है। जब किसी देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है या किसी भी प्रकार का संकट आ जाता है, तो वो व्यक्ति लोगों को ये नहीं बताता है कि वह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा, लोगों को रोज़गार किस प्रकार से देगा, बल्कि लोगों को क्या बताता है कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, आप मुझे सत्ता में लाइए और जैसे ही मैं आऊँगा तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही सपने व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भी लोगों को दिखाए गए थे और लोगों के बीच वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। हालांकि वैसा रियलिटी में कुछ होता नहीं है, परंतु उनके द्वारा सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं। इसलिए रशिया के लोगों के अंदर व्लादिमीर पुतिन काफ़ी पॉपुलर थे। इसलिए भी यूरोपीय देशों ने कोशिश नहीं करी कि वह रशिया के ऊपर या रूस के ऊपर इस प्रकार का प्रेशर बनाए कि अपने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को रिस्टोर करे और अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करें। तीसरा इसमें कारण माना जाता है कि रशिया जो था उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी था। सारे न्यूक्लियर जो हथियार दे दिए गए थे, रशिया को दे दिए गए, रूस को दे दिए गए सोवियत संघ के विघटन के बाद। और उसी के साथ रशिया संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी था। इसलिए भी इन देशों के द्वारा रशिया में हो रही इन एक्टिविटीज़ को नहीं रोका गया या उसको काउंटर नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा और अमेरिका के द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका के द्वारा ये नारा दिया गया था, इंग्लैंड के द्वारा ये नारा दिया गया था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब लोकतांत्रिक संकट व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में आता है, तो इसका विरोध 3-4 कारणों से इन देशों के द्वारा नहीं किया जाता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा 3-4 कारणों से रशिया का विरोध नहीं किया जाता है।
जो मैं बता चुका हूँ। एक तो ऑयल और गैस वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, दूसरा रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन काफ़ी पॉपुलर थे, तीसरा रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, इसलिए इसका विरोध नहीं किया जाता है। तो जैसे ही व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अपने देश के अंदर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, रूस के जो रिलेशन थे पश्चिमी देशों के साथ थोड़े से ख़राब होना शुरू होते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि अब नया कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि अब नया शीत युद्ध शुरू हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अब रशिया के पास वैसी कोई विचारधारा नहीं थी जैसी उसके पास पहले थी। पहले उसके पास साम्यवाद की विचारधारा थी, अब रशिया के पास ऐसी कोई विचारधारा थी ही नहीं। इसका सिंपल सा मतलब ये था, जैसे ही रशिया के यूरोपीय देशों के साथ संबंध खराब होते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस रशिया के ख़राब होते हैं, तो अब जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, पश्चिमी यूरोप के देशों को जो उम्मीद थी कि रशिया को हम एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाएंगे। स्ट्रेटजिक पार्टनर का मतलब क्या है कि सैनिक रूप से हमारा एक दोस्त बन जाएगा, जो कि अभी तक दुश्मन था, तो स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाएंगे, ये वाली उम्मीद उनकी मिट्टी में मिल गई। दूसरी उनकी उम्मीद थी कि रशिया को भी हम एक लिबरल डेमोक्रेसी बनाएंगे, रूस को भी हम एक उदारवादी लोकतंत्र बनाएंगे, ये उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। इसके बावजूद भी जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ थी उनके द्वारा रशिया को इतना बड़ा दुश्मन नहीं समझा गया, इतना बड़ा खतरा नहीं समझा गया जितना खतरा उनको सोवियत संघ से लगता था। तो उतना बड़ा ये खतरा उनको नहीं लगा। पहला कारण इसमें यह बताया जाता है कि सोवियत संघ के पास एक विचारधारा थी, रशिया के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। तो सोवियत संघ के पास साम्यवाद की विचारधारा थी जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश उसको फॉलो भी करते थे, तो रशिया के पास ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी, इसलिए वेस्ट के देशों ने इसको बहुत बड़ा खतरा नहीं माना। दूसरा कारण इसमें बताया जाता है कि रूस के बहुत सारे अमीर लोगों के बच्चे और अमीर लोगों के बच्चे पश्चिमी देशों में जाके पढ़ते थे, जैसे कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई स्पेन में पढ़ रहा है। और दूसरा, रशिया के बहुत सारे ऐसे लोग जो यूरोप के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर व्यापार करते थे या फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने वहाँ पर बनाई थी और वहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक फ़ायदा या इकोनॉमिकली काफ़ी वो वहाँ पे रिच हो जाते हैं। तो दूसरा कारण ये बताया जाता है, इसलिए पश्चिमी यूरोप के देशों को इतनी बड़ी चिंता अब रशिया से नहीं थी जितनी बड़ी चिंता उनको सोवियत संघ से थी। तो रशिया के द्वारा कोशिश करी गई थी कि जब अमेरिका के द्वारा लीबिया और सीरिया में इंटरवेंशन करी गई थी, हस्तक्षेप करा गया था, उसका भी रशिया के द्वारा विरोध किया गया था। इसके अलावा रशिया के द्वारा कहा गया कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें। सो ये हमने रशिया के इतिहास को जाना है। अब कभी नेक्स्ट जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम रशिया के प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे।